हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉक्सो एक्ट के एक और सेशन के अंदर। और ये वाला जो सेशन है बच्चे, यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चे अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो स्पेशल कोड के ऊपर चल रहा है और हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास के अंदर सेक्शन 29 तक कवर कर लिया था। तो हमारे इस पर्टिकुलर सेशन की शुरू होगी वो सेक्शन 30 से होगी। और देखो सेक्शन 29 जो लास्ट सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोर्ट प्रिजम्पशन लेके चलता है पॉक्सो एक्ट के अंदर किए गए अपराधों के संबंध में, खासकर सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 के संबंध में। ये मान के चलेगा कोर्ट कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो उसने वो अपराध किया है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन अपराध के कमीशन के बारे में हो, अबेटमेंट के बारे में हो, चाहे वो अटेम्प्ट के बारे में ही क्यों ना हो। फिर उसको समझाने के लिए मैंने आपको दो पॉइंट में डिवाइड किया था डिस्कशन, जहां पे मैंने ये बोला था कि किसी भी ऑफेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्टस रियस, एक होता है मेंस रिया। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली हमको ये देखने को मिलता है कि एक्टस रियस के संबंध में तो कहीं ना कहीं अभी भी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन के ही ऊपर है। कुछ तो उसको लाना पड़ेगा जिसके माध्यम से वो दिखा पाए कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ है किसी भी बच्चे के संबंध में। ठीक है, एक बार अगर इतना एविडेंस प्रोसिक्यूशन ला पाता है, फिर वो जो प्रिजम्पशन है वो हिट करता है और जिम्मेदारी हो जाती है उस एक्यूज व्यक्ति की कि वो साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया है। इसी चीज को जो मैंने आपको इनडायरेक्टली समझाया और एक्सप्लिसिट करता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 30। क्योंकि वो बच्चे हमारा एक ऐसा सेक्शन है जो डायरेक्टली मेंटल स्टेट की बात करता है और आप सभी को पता है कि जो पॉक्सो एक्ट है और उसके जो सारे के सारे ऑफेंसेस हैं उसमें मेंटल स्टेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि फिर वो चाहे सेक्शन 3 हो, फिर वो चाहे सेक्शन 5 हो, फिर वो चाहे सेक्शन 7 हो, फिर वो चाहे सेक्शन 9 ही क्यों ना हो, इन सारे अपराध करने के लिए ये जरूरी है कि जो भी एक्ट्स किए जा रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड एक्ट्स हैं, वो सेक्सुअल इंटेंट के साथ हो रहे हो। ये बेसिक कॉमन रिक्वायरमेंट, अगर ये नहीं है तो कितने भी एक्ट्स होते रहे अपराध पूरा नहीं होगा। इसी के बारे में बच्चे हमारा जो सेक्शन 30 है वो बहुत क्रूशियल लॉ बना के जाता है। ये बोलता है कि किसी भी प्रोसिक्यूशन के अंदर, फिर वो चाहे किसी भी अपराध के संबंध में हो, जिसमें जरूरी हो कि किसी व्यक्ति की कल्पेबल मेंटल स्टेट, और कल्पेबल मेंटल स्टेट हमारे इस एक्ट के अंदर तो वही है जो सेक्सुअल इंटेंट चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोसिक्यूशन इस कानून के अंदर किसी भी अपराध के लिए जिसके लिए हमको कल्पेबल मेंटल स्टेट चाहिए एक्यूज के बिहाफ पर, ऐसे हर एक केस में जो हमारा स्पेशल कोर्ट है बच्चों, वो प्रिज्यूम करके चलेगा उस मेंटल स्टेट को। और देखो बच्चे, यहाँ पे शेल लिखा हुआ है। आपको याद है एविडेंस लॉ? एविडेंस लॉ में एक सेक्शन होता था सेक्शन 4, उसमें तीन प्रकार के प्रिजम्पशन हमने पढ़े थे, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि कहीं पे भी अगर मे प्रिज्यूम लिखा है तो उसका मतलब है कि कोर्ट के पास चॉइस होती है कि अगर वो चाहे तो प्रिजम्पशन का सहारा ले, ना चाहे तो ना ले। और वहीं अगर कहीं पे शेल लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो प्रिजम्पशन का सहारा लेना ही लेना होगा, मतलब प्रिज्यूम करना ही करना होगा जब तक कॉन्ट्ररी प्रूफ ना हो जाए। और कंक्लूसिव प्रूफ तो और एक्सट्रीम था। कंक्लूसिव प्रूफ में तो भैया आपको किसी चीज को मानना ही पड़ता था और आप कॉन्ट्ररी एविडेंस को भी अलाउ नहीं करते थे। पर ये वाली जो स्थिति है, चाहे वो सेक्शन 30 हो बच्चे, चाहे वो सेक्शन 29 हो, दोनों ही जगह जो स्थिति बनाई गई है वो शेल प्रिज्यूम वाली बनाई गई है। मतलब ये जो स्पेशल कोर्ट है हमारा, इसके पास चॉइस नहीं है बच्चों कि मैं प्रिज्यूम करूं या ना करूं एक्यूज के संबंध में उस मेंटल स्टेट को, उसको करना ही होगा। हाँ, ये बात सही है कि प्रिज्यूम कोर्ट करेगा पर दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो कॉन्ट्ररी एविडेंस ला सके। पर कोर्ट अपनी तरफ से प्रिज्यूम करके ही चलेगा कि उसके दिमाग में वो पर्टिकुलर मेंटल स्टेट थी। तो कोई भी प्रोसिक्यूशन हो पॉक्सो के अंदर किसी भी अपराध के संबंध में हो जिसके लिए मेंटल स्टेट चाहिए, तो हमारा स्पेशल कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि वो मेंटल स्टेट है। पर साथ ही साथ जो हमारा एक्यूज्ड है उसको भी पूरा मौका मिलेगा, और वो अगर ये साबित कर पाता है कि उसकी मेंटल स्टेट नहीं थी तो फिर ये जो प्रिजम्पशन हमने लगाया है उसके खिलाफ इसको हट दिया जाएगा। मतलब शेल प्रिज्यूम की स्थिति में दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा। कोर्ट अपनी तरफ से तो प्रिज्यूम करके चलेगा, पर अगर दूसरी पार्टी ने अगर उस चीज को डिस्प्रूव कर दिया, मतलब अगर एक्यूज ऐसा कोई एविडेंस ले आया जिससे उसने ये साबित कर दिया कि उसकी वो रिक्वायर्ड मेंटल स्टेट नहीं थी, मतलब सेक्सुअल इंटेंट नहीं था, तो फिर आप उसको सजा नहीं दे सकते। वो जो प्रिजम्पशन लगा भी था सेक्शन 29 या सेक्शन 30 की वजह से, उसको हटना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है बच्चे सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी भी तथ्य को हमारे पॉक्सो के लिए हम मानते हैं कि वो साबित हुआ होगा स्पेशल कोर्ट के सामने जब कोर्ट इस विश्वास पे पहुंच जाए कि वो जो चीज है, वो जो तथ्य है, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो गई है। मतलब जब हम ये बोलते हैं कि वो जो एक्यूज व्यक्ति है उसको मौका मिलेगा कि वो साबित कर दे कि उसकी इंटेंट नहीं थी, कल्पेबल इंटेंशन नहीं थी उसकी, तो इस चीज को साबित करने के लिए उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का स्टैंडर्ड क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब कोर्ट के दिमाग में इतना सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि हो सकता है कि शायद मेंटल स्टेट रही हो। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा बच्चों कि इंटेंशन नहीं थी, सेक्सुअल इंटेंशन नहीं थी। एक और स्टैंडर्ड होता है बच्चे, वो ज्यादातर हमको सिविल केसेस में देखने को मिलता है, बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम उसको क्रिमिनल केसेस में देखते हैं, जिसका नाम है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये कुछ नाम है बच्चे, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि जब ऐसे एक्सप्रेशंस को आप अपने आंसर्स के अंदर यूज करते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, एक स्टैंडर्ड है। इसमें बोलते हैं कि किसी भी चीज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सारे तथ्यों को, सारी परिस्थितियों को देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे होने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो हम किसी चीज को साबित हुआ मान लेते हैं। ज्यादा सिविल केसेस में होता है। सिविल केसेस में किसी भी चीज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना पड़ता। अगर आपने ऐसी परिस्थितियां दिखा दी जिसको देख के लग रहा है कि हाँ ये ऐसा ही हुआ होगा, तो इतना काफी है। ऐसा कोई एविडेंस लाने की जरूरत नहीं कि चांस ही नहीं है कि कुछ और हुआ हो, यही हुआ, ऐसा नहीं। पर क्रिमिनल लॉ में स्टैंडर्ड कौन सा चलता है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, तो वही चाहिए हमको। वैसे तो नॉर्मल केसेस में अगर ऐसी कोई प्रिजम्पशन ना हो या फिर आईपीसी में अगर आप जाओ तो जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रूव करना पड़ता है कि हमारे एक्यूज ने कोई अपराध किया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। वैसे नॉर्मली ये जो भार है, इतना भारी जो भार है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, प्रोसिक्यूशन में पड़ता है। पर क्योंकि ये प्रिजम्पशन लगा दिया गया है सेक्शन 30 के अंदर और हम मान के चल रहे हैं कि सेक्सुअल इंटेंट है, तो ये जो भारी भार है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, ये डिफेंस लॉयर पे पड़ गया है और उसको बेचारे को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ रहा है कि उसके क्लाइंट की सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी। ठीक है, फिर आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि ये जो एक्सप्रेशन यूज किया हमने सेक्शन के अंदर, कल्पेबल मेंटल स्टेट,
इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंटेंशन इंक्लूड होती है, मोटिव इंक्लूड होता है, नॉलेज इंक्लूड होती है किसी भी तथ्य के बारे में, विश्वास इंक्लूड होता है, विश्वास करने का कारण इंक्लूड होता है। ये सारे एक्सप्रेशन है जो ज्यादातर हम यूज करते हैं जब हम किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति दिखाना चाहते हैं। जैसे जब हम इंटेंशन शब्द इस्तेमाल करते हैं, सबसे कॉमन शब्द है जो इंटेंशन यूज होता है आईपीसी में, तो उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं किसी व्यक्ति ने कोई चीज सोच समझ के की, अनपूछे की। मोटिव से हमारा जो मतलब होता है वो थोड़ा सा उद्देश्य से जुड़ा होता है। वैसे बहुत बड़ा ओवरलैप है मोटिव और इंटेंशन में, पर मोटिव अलग चीज है। मोटिव में हम लोग उद्देश्य की तरफ देखते हैं, यहाँ पर कई बार हमको मोटिव के कारण इंटेंशन पता चल जाता है, तो एक जरिया बन जाता है कई बार। अब देखो नॉलेज तो ये तो कि किसी व्यक्ति को किसी चीज की जानकारी थी या नहीं, ये भी एक आधार होता है। जैसे मर्डर है, तो मर्डर में शुरू के 2 एस्पेक्ट्स जो हैं वो नॉलेज बेस्ड है, वो इंटेंशन बेस्ड है। शुरू के जो 3 है, एक नॉलेज वाला भी है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति किसी अपराध को कर रहा है ज्ञान के साथ, तो भी वो अपराधी कहलाता है, भले ही उसकी इंटेंशन ना रहा हो ना रही हो। ऐसे बच्चे रीजन टू बिलीव होता है कि भले ही किसी व्यक्ति को जानकारी भी ना हो, अगर किसी चीज के ऊपर विश्वास करने का कारण है, किसी भी वजह से शंका होनी चाहिए थी और आपने उस विश्वास के कारण होने के बावजूद कुछ किया जो अपराधिक है, तो आप पकड़ लिए जाते हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर। किस एक्सप्रेशन के अंदर? कल्पेबल मेंटल स्टेट। वैसे इसकी इस बात की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये सारे टर्म्स यूज करे ही नहीं है पॉक्सो में। पॉक्सो में एक ही टर्म है जो इंटेंशन को दर्शाने के लिए यूज किया गया है, और वो क्या है? सेक्सुअल इंटेंट। सेक्सुअल इंटेंट। तो हम उसी एसेंस में उसको समझेंगे कि सेक्सुअल इंटेंट के बारे में कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा, एक्यूज की जिम्मेदारी अगर होगी कि वो प्रूव करे कि सेक्सुअल इंटेंट नहीं है। बस इतना सा है, ओवरली कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है सेक्शन 30 बच्चे एक ऐसा सेक्शन है जो प्रिजम्पशन रेज कर देता है एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ कि भाई उसकी तो सेक्सुअल इंटेंट रही होगी, और उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थोप देता है कि वो साबित करे कि उसकी सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी। ठीक है, अब आता है भाई सेक्शन 31। हमारा ये जो सेक्शन 31 है, सबसे बेसिक बात कहता है, सबसे बेसिक जो शायद मैंने आपको शुरू में बता दी थी, और वो किस चीज के बारे में होगी? अंदाजा लगाओ, गेस करो। सबसे बेसिक बात क्या हो सकती है? सीआरपीसी की एप्लीकेशन के बारे में। अरे मैंने आपको बताया जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो जनरल प्रोसीजर लॉ है, सारी क्रिमिनल कार्रवाइयों के बारे में। तो पॉक्सो भी एक क्रिमिनल स्टैट्यूट है, तो ऑब्वियसली इसके प्रोसीजर के संबंध में भी वही प्रोसीजर लागू होगा जो सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। वही बात बोली जा रही है कि जो हमारे सीआरपीसी के प्रावधान हैं वो सारे के सारे अप्लाई होते हैं इस स्पेशल कोर्ट के द्वारा जब वो कार्रवाई करता है हमारे पॉक्सो एक्ट के अंदर किसी भी अपराध के संबंध में। पर अगर कोई भी प्रावधान है जिसमें बदलाव किया गया, जैसे किसी भी चीज के बारे में पॉक्सो ने कोई डिफरेंट प्रोसीजर बताया है, सीआरपीसी में कोई डिफरेंट प्रोसीजर बताया गया है, तो पॉक्सो में जो लिखा है वो मानेंगे। पर अगर वो जो सारी चीजें हैं जिसके बारे में पॉक्सो ने कोई प्रावधान ही नहीं बनाया है, या फिर जहां पे सीआरपीसी के साथ पॉक्सो का क्लैश नहीं हो रहा है, उन सभी चीजों के बारे में सीआरपीसी ही लगेगा। क्योंकि बच्चे मैं आपको बताऊं, भले ही हम लोग इतने सारे सेक्शंस पढ़ रहे हैं प्रोसीजर पे, सेक्शन 19 से देखो हम लोग प्रोसीजर ही तो डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, फिर भी मैं बोलूंगा कि प्रोसीजरल एस्पेक्ट पॉक्सो ने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया है। मेजरली पॉक्सो सब्सटैंटिव ही है, क्योंकि जो प्रोसीजरल चीजों पे हिंट भी दिया जा रहा है ना, बड़ी छोटी-छोटी सी है, बहुत ही स्पेशल सिचुएशंस है। जो नॉर्मल प्रक्रिया है ना कार्रवाई वगैरह की, वो नहीं बताई गई यहाँ पे कि कैसे कॉग्निजेंस लेनी है, कैसे ट्रायल चलेगा, व्हाट वुड बी द स्टेजेस, जिन सब के बारे में सीआरपीसी के अंदर प्रावधान बनाया गया है। तो ये मान के चलो कि किसी भी ट्रायल का जो 95 टू 96% ऑफ द प्रोसीजर है पॉक्सो के अंदर, वो सीआरपीसी के द्वारा रेगुलेट होगा। वो केवल वो 3-4% है जिसके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं सेक्शन 19, 20, 21, 22 सो ऑन। केवल उनके संबंध में पॉक्सो अपर हैंड ले लेता है सीआरपीसी के ऊपर। अदरवाइज 95 टू 96% जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है पॉक्सो का, वो भैया वहीं से कवर हो रहा है, सीआरपीसी से ही कवर हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी बात पे कि भाई स्पेशल कोर्ट तो बात कर ली, अब बात करते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए बच्चे जो लॉजिक है ना, वो बिल्कुल सेम लॉजिक है जो हमने स्पेशल कोर्ट के संबंध में समझा है। ठीक है, अब पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है वो समझो भाई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टेट के बिहाफ पे एक्यूज व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को चलाता है। ठीक है, स्टेट के बिहाफ पे, आपको पता ही है कि क्रिमिनल कार्रवाइयों के अंदर स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोसिक्यूशन चलाती है एक्यूज लोगों के खिलाफ। तो उस प्रोसिक्यूशन चलाने वाले को ही हम क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो नॉर्मल हर क्रिमिनल केस में जो हमने आईपीसी के अंदर कवर किए हैं, सब में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा होता है। पॉक्सो के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को डेजिग्नेट कर देते हैं एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। और उनमें स्पेशल बात क्या है कि हम किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अटैच कर देंगे किसी स्पेशल कोर्ट से, और उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होगा कि वो पॉक्सो से रिलेटेड ही केसेस को देखेगा। लॉजिक क्या है? वही लॉजिक जो हमने कोर्ट के संबंध में लगाया था। हमने क्यों डेजिग्नेट किया था कि किसी भी स्पेशल कोर्ट को कि पॉक्सो का ही कोर्ट बना देंगे इसको, जिससे ओवर टाइम वो सेंसिटिव हो जाए टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। वरना नॉर्मल कोर्ट के लिए एक एडल्ट के खिलाफ केस चलाया, अब माइनर के खिलाफ चला रहा है, तो वो जो शिफ्ट है वो लाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर हमने एक ही कोर्ट डेजिग्नेट कर दिया जो सारी केसेस को देखेगा, तो उसके लिए आसान है, उसको हैबिट हो जाती है उस चीज की। सेम अप्लाइज विद पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आल्सो कि भाई अगर एक कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पॉक्सो से रिलेटेड केसेस को देख रहा है, तो वो उसी में स्पेशलाइज हो जाएगा। उसको आइडिया लग जाएगा कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है, उनकी गवाही वगैरह कैसे लेनी है, कैसे प्रोसेस को चलाना है। वरना किसी नॉर्मल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो शिफ्ट आउट करना। दैट इज द रीजन कि हमारे सामने ये सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे, और प्रक्रिया भी बिल्कुल सेम है जो स्पेशल कोर्ट के संबंध में थी, कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर देगी हर एक स्पेशल कोर्ट के लिए जो उसने डेजिग्नेट किया था। तो जो जो स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट किए गए थे इस चैप्टर के पहले सेक्शन के अंदर, हर एक कोर्ट के संबंध में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चुन देगी। अब बस प्रोसीजर में बस इतना सा फर्क है कि जब स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेट करते हैं हम लोग, तो करती स्टेट गवर्नमेंट है, पर उसको कंसल्ट करना पड़ता है उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते वक्त ये रिक्वायर्ड नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में स्टेट के पास इंडिपेंडेंस है, कंसल्टेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं है विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सिंपल, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर और किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अटैच कर सकती है टू द स्पेशल कोर्ट, और वो बन जाएगा कौन? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर आता है सबसेक्शन 2 कि कोई भी व्यक्ति स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल तभी होगा जब उसे कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होगा वकील के तौर पे काम करने का। या तो वो 7 साल से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही काम कर रहा हो, या फिर उसने पहले इंडिपेंडेंट लॉयर होने का काम किया हो, फिर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना हो, फर्क नहीं पड़ता। टोटल हमें उसका एक्सपीरियंस चाहिए 7 इयर्स का बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ लिटिगेंट। 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 7 साल से कम के एक्सपीरियंस का कोई भी व्यक्ति स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता है, नहीं बनाया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक प्रीरिक्विजिट है। फिर आता है भाई हमारा सबसेक्शन 3। ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जिसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर चुना जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और अटैच किया जाता है किसी भी स्पेशल कोर्ट के साथ, तो वो हमारे जो सेक्शन 2 का क्लॉज यू है सीआरपीसी का, उसकी डेफिनेशन में गिरेगा। सेक्शन 2 जो है बच्चे, उसका जो क्लॉज यू है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन देता है, तो उसमें ये बंदा भी आएगा। तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में सीआरपीसी के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है, जो जिम्मेदारियां बताई गई हैं, वो इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में भी लागू होंगी। तो सेक्शन 32 तो सबसे आसान सेक्शन में से एक है कि वो जो स्पेशल कोर्ट हमने डेजिग्नेट किए, हर एक स्पेशल कोर्ट के संबंध में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डेजिग्नेट करेगी एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वो अपनी जिम्मेदारियों को वहां पे निभाएगा। उसके लिए कम से कम 7 साल का हमको एक्सपीरियंस चाहिए, और वो सीआरपीसी की जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन है उसमें भी गिरेगा, और उसके अंदर जो रिस्पेक्टिव जिम्मेदारियां हैं वो उस पे अप्लाई होंगी। दैट्स इट, डन।
ये भी खत्म। तो स्पेशल कोड वाला जो डिस्कशन था वो भी हमारा खत्म हो गया। पर वो प्रिजम्पशन वाले जो 2 सेक्शंस मैंने आपको पढ़ाए उनको ध्यान रखना, वैसे तो सबको ध्यान रखना है बट खासा ध्यान रखना, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30। अब मूव करते हैं बच्चे अपने सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द स्टैट्यूट पे, जो कि है चैप्टर नंबर 8। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो तो मिसलेनियस से पढ़ाऊंगा वो भी, पर अगर मैं बताऊं कंटेंट वाइज ये वाला चैप्टर है जो प्राइमरीली हमारी कंसर्न होना चाहिए अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ये बच्चे दो ऐसी चीजों से डील करता है जो इंपॉर्टेंट है। ये बताता है ये जो स्पेशल कोड्स की हम लोगों ने बात करी ना अभी इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 7 के अंदर, जब वो स्पेशल कोड एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा तो क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है और क्या रेस्पेक्टिव पावर्स होंगी, ये बताएगा ये चैप्टर। अब आप समझ रहे हो कि सब्जेक्ट मैटर कितना क्रूशियल है। चलो प्रोसीजर के बारे में फिर भी इतना वो नहीं है, बट दी पावर्स, क्योंकि बच्चे किसी भी कोर्ट के लिए चाहे वो कोई भी स्टैट्यूट हो, एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है वही सबसे क्रूशियल प्रक्रिया होती है, जहां पे सबसे ज्यादा गड़बड़ी भी हो सकती है, और गड़बड़ी हुई तो जिसके सबसे खराब परिणाम भी आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई इनोसेंट पर्सन फंस जाए, हो सकता है कि कोई बेकार व्यक्ति छूट जाए। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज। और सीआरपीसी के भी अंदर आप देखोगे तो सबसे इलैबोरेटेड सब्जेक्ट मैटर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस ही है। अगर आप उसको डीपली समझो, हड़बड़ी में मत करो कि कितने सेक्शंस हो गए। तो ये चैप्टर पॉक्सो के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे नो डाउट सीआरपीसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा ही और सीआरपीसी ही कंटिन्यू करेगा अप्लाई होता हुआ, बट पॉक्सो का भी अपना एक पहचान है। जैसे अगर आप सेक्शन 33 को देखो, सेक्शन 33 कहता है कि हमारा जो स्पेशल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी अपराध के बारे में जब उस पर कंप्लेंट फाइल होती है, उस कंप्लेंट के आधार पर। अगर उस कंप्लेंट को देख के हमारे स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि उसमें जो तथ्य लिखे गए हैं उनसे ऑफेंस बन रहा है कोई भी पॉक्सो एक्ट के अंदर, तो उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी डायरेक्ट कंप्लेंट ना आए हमारे कोर्ट के पास, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट वगैरह किया किसी भी अपराध को बच्चे से जुड़े हुए और सेक्शन 173 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करी सीआरपीसी के, और उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि भाई कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए तो ले लेगा। ये तो देखो नॉर्मल केसेस में भी यही होता है कि डायरेक्ट कंप्लेंट आएगी मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो डायरेक्टली ले सकते थे कॉग्निजेंस, या फिर पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से ली जा सकती है। सुओ मोटो का भी ऑप्शन होता है। पर यहाँ पे प्राइमरीली हम लोग दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं, एक कंप्लेंट का रास्ता और एक पुलिस रिपोर्ट का रास्ता। दोनों ही आधारों पर हमारा जो स्पेशल कोर्ट है वो किसी भी अपराध के संबंध में कॉग्निजेंस ले सकता है। और कॉग्निजेंस लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक्यूज अरेस्ट हो गया हो या एक्यूज को कमिट कर दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉट नेसेसरी। क्योंकि बच्चे कॉग्निजेंस के लिए एक्यूज की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। एक्यूज के लिए जरूरी है कंप्लेंट या फिर पुलिस रिपोर्ट, जिसके आधार पे कॉग्निजेंस ली जाएगी, जिसको आधार बना के कॉग्निजेंस ली जाएगी, जिससे पता चलेगा कोर्ट को कि भाई कोई अपराध हुआ है फलानी फलानी जगह पर, तभी तो वो कॉग्निजेंस लेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को या तो कंप्लेंट से मिलेगी या पुलिस रिपोर्ट से मिलेगी, और इन दोनों के ही आधार पर वो क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, अब कॉग्निजेंस लेने का मतलब तो नहीं समझाना पड़ेगा। अगर आप में से बच्चे कोई भी है जिसने मेरी सीआरपीसी क्लासेस नहीं ली हैं, अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट है लेना जरूर, पढ़ना जरूर, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉग्निजेंस वगैरह के सब्जेक्ट मैटर्स हैं हम लोगों ने बहुत डीपली पढ़े, बहुत टाइम लगा के समझे हैं। तो बड़ा थॉट आउट प्रोसेस, ऐसी चीज नहीं जिसको मैं आपको दो लाइन में बता दूं। बट अगर मोटा मोटा बताऊं तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जहां पे जो हमारा कोर्ट है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपना माइंड अप्लाई करता है टू दी केस, तब हम बोलते हैं कि कॉग्निजेंस ली जा रही है। कॉग्निजेंस एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारा ये जो स्पेशल कोर्ट है इन दो चीजों के आधार पर कॉग्निजेंस ले सकता है। फिर बारी आती है बच्चे किसकी कोर्ट की बात, किसी बारी आएगी हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या फिर जो डिफेंस काउंसिल है जो एक्यूज की तरफ से आए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे जब एग्जामिनेशन इन चीफ चलेगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन चलेगा या फिर जब री एग्जामिनेशन चलेगा बच्चे का, तो उनके जो भी सवाल हैं जो वो पूछना चाहते हैं बच्चे से, वो उनको डायरेक्टली नहीं पूछते बच्चों, इस बात को समझ लेना। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, डिफेंस काउंसिल तो छोड़ो, किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं हो सकता बच्चे के साथ, चाहे वो एग्जामिनेशन इन चीफ का पार्ट हो, चाहे क्रॉस का हो, चाहे री का हो। कोई भी सवाल अगर पूछना है तो वो सवाल आपको स्पेशल कोर्ट को देना पड़ेगा, मतलब जज साहब को देना पड़ेगा, और जज साहब फिर उन सवालों को बच्चे से पूछेंगे। तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्रोसेस है, आप खुद अंदाजा लगाओ कितना सेंसिटिव है। नॉट इवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इमेजिन। पता पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नाम मौका देने की रीजन क्या है? अगर हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने देते और डिफेंस को नहीं पूछने देते तो फिर वो इनजस्टिस हो जाता, क्योंकि वो तो प्रतिद्वंद्वी है ना, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनको तो हमको इक्वल लेवल पे रखना पड़ेगा। दैट इज द रीजन। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन चाइल्ड से, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर वो चाहे एग्जामिनेशन चीफ ही क्यों ना हो, तो क्रॉस तो भूल ही जाओ, री तो भूल ही जाओ, ये सब होगा बच्चे का, होगा, ऐसा नहीं है सारी चीजें नहीं होंगी, तीनों चीजें होंगी, बट होंगी जज साहब के थ्रू। जो भी आपके सवाल है वो आपको जज साहब को देना है, जज साहब फिर उन सवालों को एक सही तरीके से बच्चे से पूछेंगे। स्पेशल कोर्ट को अगर लग रहा है या स्पेशल कोर्ट अगर चाहता है तो खासकर तब जब बच्चे से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही है, जैसे बच्चे का एविडेंस वगैरह चल रहा है, तो वो ब्रेक्स लेते रहेंगे बीच बीच में, जिससे कि जो बच्चा है वो प्रेशराइज फील ना करे। आधे आधे घंटे पे, एक एक घंटे पे ब्रेक लेते रहेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चा जो है उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसके जो इमोशंस हैं या उसका जो डर है वो वेंट आउट होता रहेगा। और एक साथ 4 घंटे उसके सर पे बैठा रहेगा कोई व्यक्ति, बच्चा है वो, तो वो नहीं है, ठीक चीज नहीं है। इसलिए स्पेशल कोर्ट को जब भी जरूरत लगेगी वो स्पेशल ब्रेक लेगा, ठीक है। चौथा, हमारी ये स्पेशल कोर्ट की जिम्मेदारी होगी, मतलब जैसा आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने कोर्ट के अंदर चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर का मतलब जो माहौल होगा कोर्ट के अंदर वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की ऊंची आवाज, झगड़ा, गाली गलौज, खींचतान, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगे कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमारा जो कोर्ट है उस बच्चे का कोई भी फैमिली मेंबर जो हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, गार्डियन हो, रिलेटिव हो, उसको भी अलाउ कर सकता है साथ में कि वो बच्चे के साथ रहे, कोर्ट में प्रेजेंट रहे, जिससे बच्चा थोड़ा सा अपने किसी व्यक्ति को देखेगा तो तसल्ली में रहेगा। तो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट भी इंश्योर करना हमारे कोर्ट का ही काम है। और इतना ही नहीं, स्पेशल कोर्ट एक बात का भी ध्यान रखेगा कि उस बच्चे को बार बार परेशान नहीं किया जाएगा, उसको बार बार कोर्ट बुला के नहीं बोला जाएगा कि तुम फिर से इस सवाल का जवाब दो, फिर से सवाल का जवाब दो, नहीं। कोशिश तो करनी है कि एक ही बार में उसका एविडेंस पूरा कर लो, जो पूछना है पूछ डालो, जो भी क्वेश्चन करना है, बार बार उसको आपको परेशान नहीं करना है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? स्पेशल कोर्ट की, वो ऐसा करने नहीं देगा आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, किसी भी परिस्थिति में, बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं, किसी भी परिस्थिति में हमारा जो स्पेशल कोर्ट है एग्रेसिव क्वेश्चनिंग को अलाउ नहीं करेगा,
कैरेक्टर असैसिनेशन को अलग नहीं करेगा बच्चे के, और ये एंश्योर करेगा कि पूरी कार्यवाही के दौरान वो जो बच्चा है उसकी गरिमा बनी रहे, उसकी डिग्निटी पे किसी भी प्रकार की कोई भी चोट ना पहुंच पाए। और यहाँ पे एग्रेसिव क्वेश्चन का मतलब ये नहीं, क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते आप डायरेक्ट, पर जो क्वेश्चन आप पूछ भी रहे हो उसका जो कंटेंट है वो भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आपके क्वेश्चंस का जो होल एंड सोल एम होना चाहिए वो केवल बच्चे से जानकारी पाना होना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन पब्लिक प्रोसिक्यूटर से आए चाहे डिफेंस काउंसिल से आए। किसी भी प्रकार से आप बच्चे को बेचैन करने के लिए या उसको अंडर कॉन्फिडेंट करने के लिए या उसको किसी प्रकार से प्रेशर बनाने के लिए आप किसी सवाल को नहीं पूछ सकते हो, जो कि आप आमतौर पर करते हो जब आप क्रॉस एग्जामिन करते हो किसी व्यक्ति। क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है तो हर सवाल केवल जानकारी पाने के लिए नहीं होता है बच्चों, सवाल ज्यादातर दूसरे व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने के ऊपर होता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चनिंग होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन सेंट्रिक होनी चाहिए, जिससे सच्चाई पता लगा सके। बच्चे के साथ आप गेम नहीं खेल सकते, कभी भी कोई भी ऐसा सवाल या कोई भी ऐसी बात कोर्ट के अंदर जो बच्चे के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाए बिल्कुल अलाउड नहीं होगी, बच्चे की डिग्निटी को क्वेश्चन में लाए बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत सीरियस चीजें हैं। 7th पॉइंट, हमारा जो स्पेशल कोर्ट है वो ये एंश्योर करेगा कि जो बच्चे की आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना कि मीडिया हाउसेस पे भी हमने ये रिस्पांसिबिलिटी डाली थी, पुलिस वालों पे भी हमने ये रिस्पांसिबिलिटी डाली थी, मजिस्ट्रेट साहब पे भी हमने ये रिस्पांसिबिलिटी डाली थी, और आखिरी में हम लोग स्पेशल कोर्ट पे भी रिस्पांसिबिलिटी डाल रहे हैं कि वो एंश्योर करें कि बच्चे की जो पर्सनल आइडेंटिटी है, मतलब उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका स्कूल, उसका मोहल्ला, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो सीक्रेट ही रहें। ठीक है, पर अगर वही वाली बात फिर से रिपीटेशन, किसी भी वजह से अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि जो पर्सनल डिटेल्स उनको डिस्क्लोज करने से बच्चे का फायदा होगा तो ही वो ऐसा कर सकते हैं। पर ऐसा उन्हें क्यों लगता है, उनको ये राइटिंग में लिखना पड़ेगा, अपने रीजन जो है वो लिखने पड़ेंगे क्यों ऐसा लग रहा है कि बच्चे के फायदे में है। वैसा 99% केसेस में फायदे में नहीं होगा बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना, क्योंकि हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं आज के समय पे जहाँ पे विक्टिम होना भी कुछ अपराधों का एक अपराध के ही बराबर है, और कुछ भी कहो कितना भी बन लो लिबरल, स्टिग्मा तो आ ही जाता है, वो दिमाग से बात निकल नहीं सकती है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करना वो ही बेहतर रहता है। पर हाँ, पॉसिबिलिटी छोड़ दिया कि कभी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हो यहाँ पे कोर्ट को लगे कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना इज गुड तो कर सकता है, ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है। राइट, फिर आता है बच्चे हमारा एक्सप्लेनेशन, और जो इस एक्सप्लेनेशन में बोला जाता है कि जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वही चीज मैंने आपको बताई, उसके परिवार की डिटेल, उसके स्कूल की डिटेल, उसके रिलेटिव की जानकारी, उसके मोहल्ले की जानकारी, कोई भी ऐसी चीज जिससे उस बच्चे का पता लगाया जा सके, किसी भी तरीके की कोई भी हिंट। ठीक है, हमारा जो स्पेशल कोर्ट है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है बच्चे पॉक्सो के अंदर। अगर हमारा स्पेशल कोर्ट चाहे तो वो जो हमारा एक्यूज व्यक्ति है उसको पनिशमेंट तो देगा ही देगा, जो भी उसकी सजा बनती है उस अपराध के लिए जो हमने पढ़े उसके लिए तो उसे मिलेगी ही मिलेगी जो सजा बनती है उसकी। पर कोर्ट डायरेक्ट पेमेंट भी दिलवा सकता है हमारे बच्चे को, जो हमारा चाइल्ड है उसको डायरेक्ट पेमेंट भी दिलवा सकता है कंपेंसेशन के रूप में। अगर उस बच्चे को कोई भी फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा हुआ है जिसके लिए उसका रिहेबिलिटेशन जरूरी है तो वो उस काम के लिए उसको तुरंत कंपेंसेशन दिलवा सकता है। वैसे ये वाला जो एलिमेंट है ना बच्चे, ये हमने पढ़ा है जब हम लोगों ने अपराध कवर किया, जब हम लोग सेक्शन 3, 5, 7 में पढ़ रहे थे, वहां पे भी हमने इस एस्पेक्ट को कवर किया था। क्योंकि वहां पे ये बात लिखी हुई थी कि जो फाइन वाला एलिमेंट है ना, कि जो हम लोग फाइन इंपोज कर रहे हैं उस फाइन को हम लोग इस तरीके से लगाते हैं कि वो सफिशिएंट हो जिससे कि वो जो बच्चा है जिसको जो भी डिस्ट्रेस हुआ उस अपराध की वजह से उसको रिहेबिलिटेट किया जा सके। पर वो फाइन है, वो तो पार्ट ऑफ द पनिशमेंट है। अदर देन दैट वो तो है ही, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। अदर देन दैट अगर कोर्ट को लगता है कि कोई डायरेक्ट पेमेंट की जानी चाहिए एक्यूज व्यक्ति के द्वारा टू द चाइल्ड उसके बेटरमेंट के लिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, वो करवा सकता है। और उसका बच्चे यहाँ पे मोर और लेस खुला हाथ है। हाँ, ये बात सही है कि पेमेंट उसी पर्पस के लिए होनी चाहिए, बच्चे के वेलफेयर के लिए ही होनी चाहिए। पर हाँ, अगर ये पर्पस है तो फिर हमारे कोर्ट का काफी हाथ जो है वो खुला हुआ है और वो बोल सकता है कि भाई इसको पेमेंट करो, कंपेंसेट करो। ठीक है, फिर हमारा जो स्पेशल कोर्ट है वो किसी भी अपराध से संबंधित जो हमारे पॉक्सो के अंदर अपराध दिए गए हैं उनसे संबंधित जब वो ट्रायल चलाएगा उसके पास हर एक वो पावर होगी जो हमारे सीआरपीसी के हिसाब से कोर्ट ऑफ सेशन को दी हुई है। और कहने का मतलब है प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं, जो पूरा ट्रायल चलेगा पॉक्सो के अंदर बाय दिस स्पेशल कोर्ट वो उसी प्रक्रिया के अनुसार चलेगा जैसे कि कोई कोर्ट ऑफ सेशन चला रहा हो। क्योंकि है तो यार वो कोर्ट ऑफ सेशन ही, उसको बस डेजिग्नेट ही तो कर दिया हम लोगों ने पॉक्सो कोर्ट, था तो वो कोर्ट ऑफ सेशन ही। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोसीजर्स हैं, जो पावर्स हैं वो वही रहेंगी जो कोर्ट ऑफ सेशन की होती है जब वो ट्रायल चलाता है। तो ऐसे ही जब हमारा ये स्पेशल कोर्ट ट्रायल चलाएगा तो इसके पास वही प्रोसीजर्स को वो फॉलो करना होगा, इसके पास वही सारी पावर्स होंगी जो कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती हैं। जो छोटे मोटे बदलाव किए गए पॉक्सो के अंदर बस सब्जेक्ट टू देम। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो सेक्शन 33 मैंने आपको बताया बहुत जनरल सा सेक्शन लगेगा आपको, क्योंकि कई सारे पॉइंटर्स हैं छोटे 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 जो एक साथ लिख दिए गए हैं। पर मैं फिर भी कहूंगा कि ये पॉइंटर्स हो सकता है कि आपको मामूली फील हो, पर इनकी जो इंपॉर्टेंस है ना बच्चे, इनफैक्ट ये पॉक्सो एक्ट की पहचान है। अगर आपसे कभी कोई पूछे ना कि पॉक्सो में इतना खास क्या है तो उसको अलग स्टैट्यूट क्यों बनाया गया, सेक्शन 33 इस बात का प्रमाण है। इस बात का प्रमाण है क्योंकि हर एक बात देखो, फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2 टू पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 4 सो ऑन, पॉइंट नंबर 8 9 तक आप देखो हम लोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और वो स्पेशल ट्रीटमेंट किसकी तरफ टारगेटेड है, उस बच्चे की तरफ टारगेटेड है। राइट, ये चीज है जो पॉक्सो को अलग बनाती है हमारे आईपीसी से, हमारे सीआरपीसी से। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, इनको हमेशा बच्चे अपने दिमाग के अंदर रखोगे। पॉक्सो पे कभी भी कोई भी आंसर लिखोगे ना, ये सारे पॉइंटर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 थोड़ा सा स्पेसिफिक है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बदलता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी अपराध किया गया है पर अपराध को करने वाला जो व्यक्ति है वो भी चाइल्ड है। अब पॉक्सो के अंदर जो विक्टिम होता है वो तो चाइल्ड होता ही है, वो तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। पर एक ऐसी स्थिति की अपराध करने वाला व्यक्ति भी चाइल्ड है, मतलब एक ऐसी स्थिति की एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ अपराध किया है, पॉक्सो के अंदर जो कवर हो रहा है। तो ये जो बच्चा होगा, जो अपराधी बच्चा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन से कानून के अनुसार चलेगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जेजे एक्ट के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015, जो बहुत जल्दी पढ़ेंगे। अब देख रहे हो, अगर आप इस टाइम पे कॉन्ट्रास्ट करो तो जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। पर्पस दोनों का सेम है कि वो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बट देखो ट्रायल के नजर से देखें तो अपोजिट है। पॉक्सो चाइल्ड विक्टिम को बचाता है, उसके बेनिफिट के लिए काम करता है, और जेजे एक्ट चाइल्ड एक्यूज्ड को बचाता है, चाइल्ड कन्विक्ट को बचाता है, उसके फेवर के लिए काम करता है। तो इनमें कोई ओवरलैप नहीं है, दोनों का एरिया अलग अलग है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि अगर कोई भी अपराध जो पॉक्सो के अंदर कवर होता है, अगर उसको करने वाला कोई बच्चा है, चाइल्ड की डेफिनेशन सेम है बच्चे, थोड़ा बहुत बदलाव है बट मोर और लेस सेम ही है, तो जेजे एक्ट के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई चलाई जाएगी जैसे कि आमतौर पर चलाई जाती है।
फिर आता है सबसेक्शन 2, ये कहता है कि अगर कभी भी कार्यवाही के दौरान कोई भी ऐसा सवाल उठे हमारे स्पेशल कोर्ट के सामने, एक ऐसा सवाल उठे कि वो जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वो चाइल्ड है या नहीं, वो जो व्यक्ति है उसको हम चाइल्ड मान सकते हैं या नहीं, तो ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि जेजे एक्ट के अगर आपको बेनिफिट उठाने हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई चाइल्ड होने चाहिए, जुवेनाइल होने चाहिए। तो जब भी ऐसा सवाल उठेगा तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस सवाल का आंसर देगा, उसको डिटरमाइन करेगा उस व्यक्ति की उम्र को सुनिश्चित करने के बाद। अब उम्र को सुनिश्चित करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे प्राइमरीली हम लोग शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से, भाई 10th की मार्कशीट देख ली, वोटर आईडी देख लिया, पासपोर्ट देख लिया, आधार देख लिया, फिर वो आगे बढ़ बढ़ के पहुंच जाता है मेडिकल एविडेंसेस तक, राइट। तो जो भी तरीका अपनाए डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, हमारे स्पेशल कोर्ट का किसी भी अन्य कोर्ट की तरह यही जिम्मेदारी होगी कि वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा भाई कि इस व्यक्ति की कितनी उम्र है, कितनी एज है, और अगर वो एज विद इन द क्राइटेरिया ऑफ जेजे एक्ट गिर रही होगी तो प्रोटेक्शन मिलेगी, नहीं गिर रही होगी तो नहीं मिलेगी, बड़ी सीधी सी बात है। पर जो भी फैसला स्पेशल कोर्ट ले इस एज वगैरह के संबंध में, जो भी फैसला ले, उस फैसले को कभी भी इनवैलिड नहीं करार करवाया जा सकता है किसी भी सब्सिक्वेंट प्रूफ के आधार पर, किसी भी सब्सिक्वेंट प्रूफ के आधार पर। ये बहुत ही कहने का मतलब है समझने वाली स्थिति है। देखो बच्चे, जब भी जेजे एक्ट के एप्लीकेशन की बात उठती है, जो भी हमारा कोर्ट है जो कार्रवाई को चला रहा होता है, जब उसको ये फैसला लेना होता है कि कोई भी व्यक्ति जेजे एक्ट की जो एज वाली रेंज है उसके अंदर गिरता है या नहीं, और वो कोर्ट इस बात का फैसला देने के लिए जब वो इंक्वायरीज वगैरह कंडक्ट करता है, एविडेंसेस वगैरह सब करता है, नो डाउट वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेगा, जो भी फैसला होगा वो एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा, सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद ही होगा। पर वो जो फैसला होता है ना कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी पा लेता है कि एक बार अगर कोर्ट ने ये डिटरमाइन कर दिया कि ये जो बंदा है ये जेजे एक्ट के अंदर कवर होता है या नहीं होता है, कल को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मानो कोई नया एविडेंस उड़ता उड़ता आया जिसको देख के लग रहा है कि कोर्ट का फैसला तो गलत है, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि ये बंदा जेजे एक्ट के अंदर कवर होता है या नहीं वो गलत है, तो आप केवल इस वजह से उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रिस्क तो बच्चे हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। आज मैं कोर्ट हूं, मैं डिसाइड कर रहा हूं कि तुम जेजे एक्ट के अंदर कवर होते हो और मैं पूरी कार्रवाई उसके अनुसार चला दूं, 4 साल बाद कोई नया एविडेंस मिल जाए और तुम उसको लेकर खड़ा हो जाओ और बोलो कि ये तो मैंने नहीं, तो मेरे 4 साल की मेहनत खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फैसला लेने से पहले कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभानी है, बट अगर कोर्ट किसी फैसले पे पहुंचा है तो उसे एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी देनी ही पड़ेगी, वरना वो एंडलेसली अनसर्टेनिटी में रहेगा। दैट इज द रीजन कि ये प्रोविजन यहाँ पे डाला गया है, जो आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, कि भाई ये जो हमारा स्पेशल कोर्ट है जब एक बार फैसला ले लेगा, अपने कुछ क्वेश्चन को डिटरमाइन कर लेगा कि किसी व्यक्ति को जेजे एक्ट के अंदर कवर करना है या नहीं, फ्यूचर में मिलने वाला कोई भी पर्टिकुलर एविडेंस जो भले उस फाइंडिंग्स को क्वेश्चन क्यों ना करे, केवल वो इकलौता आधार नहीं बन सकेगा उस फैसले को हटाने का, उस डिटर्मिनेशन को सेट असाइड करने का। ठीक है, ये बच्चे हमारा सेक्शन 34 है जिसके अंदर हमको जेजे और पॉक्सो का एक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम लोग मूव करते हैं किस पे, सेक्शन 35 पे, और जहां तक बात सेक्शन 35 की है वो हिट करेगा डायरेक्टली उसी चीज पे जिसके लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, वो क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। यहाँ पे बोलता है कि जो बच्चे का एविडेंस है, जो हमारा चाइल्ड है उसका जो एविडेंस है, ये जरूरी है कि उसका एविडेंस 30 दिनों के अंदर, इस डेट को याद रखना बच्चे, से कभी-कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, विद इन 30 डेज उसके एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाना जरूरी है। और ये 30 दिन की गिनती कब से शुरू होती है बच्चे, अपराध के दिन से नहीं, जिस दिन से हमारे स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है उस ऑफेंस का, उस दिन से। तो कॉग्निजेंस लेने के 30 दिन के अंदर चाइल्ड का जो एविडेंस है वो पूरा हो जाना चाहिए आइडियली, बट अगर किसी भी कारण नहीं हो पाया तो ये स्पेशल कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो विशेष कारण बताएगा कि क्या वजह रही कि 30 दिनों के अंदर चाइल्ड का एविडेंस पूरा नहीं हो पाया। अब देखो बात बच्चे, ओवरलैप मत करना, कंफ्यूज मत होना, ये नहीं कह रहा कि 30 दिनों के अंदर पूरी कार्रवाई खत्म करनी है, 30 दिनों के अंदर बच्चे का एविडेंस पूरा होना चाहिए, मतलब बच्चे का जो काम है उस केस से जुड़ा हुआ वो 30 दिनों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। आप सब सोच रहे हो ऐसा क्यों, इतना जल्दी क्यों करें? दो बातें, पहला बच्चे की मेमोरी है, उस पर हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब वो कितनी उम्र हो सकती है बच्चे की, 6 साल का भी हो सकता है, वो तो 8 साल का भी हो सकता है, तो जितना जल्दी हम उससे जानकारी को निकाल लेंगे उतना क्लोज होंगे हम लोग सच्चाई के, और जितना दूरी होगी उतनी दिक्कत होगी। और दूसरा इसका ऐसा प्रोविजन डालने का पर्पस ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चा इस केस वगैरह के चक्कर में फंसा ना रह जाए, वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ अग्रसर हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि शुरू में ही जो बच्चे का काम है वो हम खत्म कर देते हैं, फिर उसको आने की जरूरत नहीं है, कभी भी आने की जरूरत नहीं है, फिर उसके गार्डियन वगैरह भी आते रहेंगे या फिर पीपी साहब तो हैं, उतना काफी है। तो इन दो पर्पसेस के लिए ये मैंडेटरी क्लॉज डाला गया है दैट विद इन 30 डेज ऑफ द कॉग्निजेंस हम बच्चे का जो एविडेंस है वो पूरा करेंगे, अगर नहीं हो पाया है तो उसका स्पेशल रीजन रखेंगे, वजह बतानी पड़ेगी। ठीक है, और जहां तक रही बात पूरी कार्रवाई की, पूरे ट्रायल की, हमारे स्पेशल कोर्ट को पूरी कोशिश करनी है कि किसी भी पॉक्सो से संबंधित कार्रवाई को वो 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर पूरा करे। और ये 1 साल की गिनती कब से शुरू होगी, वही कोर्ट की कॉग्निजेंस लेने वाले दिन से, जिस दिन कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली थी उस दिन से लेके 1 साल के अंदर ही ट्रायल खत्म होना चाहिए। पर ये भी मैंडेटरी नहीं है, कोशिश पूरी करनी है अपनी तरफ से, बट अगर किसी वजह से डिले हो जाती है तो कोई बात नहीं है, बट हाँ अपनी तरफ से आइडियली टारगेट आपको 1 साल का ही रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोगों को लग रहा है ये 1 साल, और हो सकता है कईयों को कम भी लग रहा हो, बट अगर हम ये 1 साल के स्टैंडर्ड को देखें इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, तो 1 साल बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि क्रिमिनल कार्रवाइयां कई बार ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं सिविल से भी, ये बात बिल्कुल सच है, और स्टेक भी बहुत ज्यादा होता है, क्रिमिनल में किसी का जीवन इन्वॉल्व होता है, बट फिर भी अगर हम एक जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड भी निकालें पूरे दुनिया के लीगल सिस्टम्स का, फिर भी मैं बोलूंगा कि 1 साल इज मोर देन इनफ। बस वही है कि हमारे देश में कंसीडरेशंस बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे ह्यूज पेंडेंसी, वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, सीटें नहीं भर रहे हैं, तो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं वो नहीं होने देते काम को टाइम पे, राइट। तो वो सिचुएशन है, बट पॉक्सो ने अपना काम किया है, पॉक्सो ने चाइल्ड के एविडेंस को पूरा करने के लिए 1 महीने का स्टैंडर्ड दिया है, और ट्रायल को पूरा करने के लिए 1 साल का स्टैंडर्ड है, दोनों मैंडेटरी नहीं है, पर हाँ एक स्टैंडर्ड तो दिया, कम से कम उसकी तरफ कोर्ट देख तो सकता है, या फिर जब वो रीजन लिख रहा होगा तो कहीं ना कहीं शर्म तो आएगी यार मैं क्यों नहीं कर पाया अपने टारगेट के अंदर, दैट इज द लॉजिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चे हम लोग सेक्शन 36 की तरफ, और ये जो हमारा सेक्शन 36 है ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहता है, कहीं ना कहीं इस बात को हमने डिस्कस किया है हल्का सा अभी पहले भी पढ़ते पढ़ते। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है बच्चे, और बोला जा रहा है कि हमारी ये जो स्पेशल कोर्ट है इसकी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्थिति में वो जो बच्चा है, वो जो हमारा विक्टिम है, वो किसी भी प्रकार से एक्यूज्ड के
आमने सामने ना आए, खासकर जब वो अपना एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा हो। ये बात हमने पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी है पहले कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कभी भी वो एक्यूज और विक्टिम को प्रॉक्सिमिटी में ना आने दें। पर अब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग स्पेशल कोर्ट पे डाल रहे हैं और बहुत ही स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में डाल रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट को ये सुनिश्चित करना है कि कार्यवाही के दौरान खासकर एविडेंसेस की स्टेज पर कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने कि बच्चा और वो एक्यूज आमने सामने आए। उसका रीजन क्या है वो आप सभी लोग समझ सकते हो कि जो वो बच्चा है वो डर सकता है, वो जो बच्चा है वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल फील कर सकता है फॉर दैट रीजन, क्योंकि वो बहुत ही हीनियस ऑफेंस है। अगर बच्चे के साथ वो हुआ है तो ऑब्वियसली उसके जो परिणाम होंगे वो सही नहीं होंगे, खासकर एविडेंसेस की स्टेज के लिए। पर ये जिम्मेदारी को निभाते निभाते हमारा ये जो स्पेशल कोर्ट है उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो ये एंश्योर करे कि जो हमारा एक्यूज व्यक्ति है वो भी इस स्थिति में हो कि वो बच्चे के द्वारा दी जा रही स्टेटमेंट्स को सुन सके और अपने वकील के साथ मतलब डिफेंस काउंसिल के साथ बातचीत कर सके। आप लोग कभी गए हो पॉक्सो के डेजिग्नेटेड कोर्ट? कभी नहीं गए हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके देखना, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जाके देखना उसको। जैसे दिल्ली का मैं बता सकता हूँ, दिल्ली में क्या करते हैं, कोर्ट के अंदर एक्यूज नहीं आता, कोर्ट के अंदर एक्यूज एंटर नहीं होता है, बस वकील साहब जाते हैं उसके। इधर एक डिफरेंट रास्ता होता है, दीवार की इधर की साइड रास्ता होता है, उसमें एक्यूज आता है, छोटा सा रूम बनाया होता है, एक्यूज आता है और बीच में एक मिरर लगा होता है, वन साइडेड मिरर होता है बच्चों। एक्यूज देख सकता है कोर्ट को, पर कोर्ट से एक्यूज नहीं दिखता है और वो सुन सकता है कि कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से इस प्रोविजन को कंप्लाई किया जाता है कि वो एक्यूज बच्चे के सामने नहीं आ रहा, बच्चा कोर्ट में, और एक्यूज बच्चे को एविडेंस देते हुए देख पा रहा है। और जहां तक रही बात कम्युनिकेशन बिटवीन दी एक्यूज एंड द लॉयर, उसमें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी है नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती नहीं, कम्युनिकेशन के सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। तो ये कुछ स्थिति बनती है। फिर आता है सबसेक्शन 2। हमारा ये जो स्पेशल कोर्ट है अगर वो चाहे तो वो जो बच्चा है उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी, या फिर सिंगल विजिबिलिटी मिरर्स का इस्तेमाल करके, या फिर पर्दों का इस्तेमाल करके, कर्टेन्स का इस्तेमाल करके, या फिर किसी भी अन्य तरीके से। जैसे कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको जो बताया दिल्ली का एग्जांपल, उसमें ये वाली चीज मैंने देखी, अब पता नहीं हो सकता बदल गई, आई डोंट नो। कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है कि बच्चे का जो हम एविडेंस वगैरह कर रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो बच्चा प्रेजेंट नहीं है फिजिकली। पर्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्दों से पर कहीं ना कहीं वो जो व्यू है वो हिंडर होता ही है, ठीक है। या फिर कोई और नया टेक्नोलॉजिकल तरीका है उसका भी यूज किया जा सकता है। पर 100 बात की बात एक ही है कि एक्यूज बच्चे के सामने ना पड़े और एट द सेम टाइम एक्यूज देख पाए कि बच्चा क्या कह रहा है, सुन पाए उसको और अपने एडवोकेट के साथ कनेक्टेड रह पाए हमारा एक्यूज। बस ये जैसे इंश्योर कर सकते हो वैसे इंश्योर कर लो, आपकी जिम्मेदारी। फिर आता है बच्चे हमारा सेक्शन 37 और ये बात करता है कि जो ट्रायल्स हैं हमारे पॉक्सो के जो ट्रायल्स हैं वो कैमरा में कंडक्ट होंगे, मतलब इन कैमरा प्रोसीडिंग्स रूल है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगा। हमारा ये जो स्पेशल कोर्ट है इसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जब भी वो कार्रवाइयों को चलाएगा पॉक्सो से जुड़े हुए केसेस से संबंधित, वो उनको इन कैमरा चलाएगा। कैसे चलाएगा? इन कैमरा चलाएगा। और जब वो कार्रवाइयां हो रही होगी, जो चाइल्ड के पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जिस पे भी चाइल्ड भरोसा करता हो, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हो उसका, वो उपस्थित रहेगा। तो दो रिक्वायरमेंट, एक तो इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए और एक व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए जिसपे बच्चा भरोसा कर सके। इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब होता है बच्चे कि वहां पर मतलब वो जो कोर्ट है वो ओपन कोर्ट नहीं होगा, मतलब वहां पे आम जनता जो नॉर्मली जिसको अलाउड होता है कि वो जाके कार्रवाइयों को देख सकती है, वो अलाउड नहीं होगी। केवल केस से जुड़े हुए लोग, और मैं बताऊं जज साहब, बच्चा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, बच्चे के पेरेंट्स या फिर कोई भी रिलेटिव, डिफेंस काउंसिल, और अगर बच्चे ने अपना कोई खुद का वकील कर रखा है, प्राइवेट वकील कर रखा है, कर सकते हैं, राइट होता है किसी भी कंप्लेनेंट साइड पे कि वो अपना वकील अलग से कर सकते हैं वो। उसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं होता है न्यायालय के अंदर। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है कि जब भी हमारा ये जो स्पेशल कोर्ट है इसको ऐसा लगेगा, इसकी राय में ऐसा होगा कि वो जो चाइल्ड है उसका जो एग्जामिनेशन है वो कोर्ट में नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट में कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहा है फॉर व्हाटएवर रीजन। हो जाता है यार बच्चे कभी कभार ना, क्योंकि सब कुछ नया है, कितना भी आप एंश्योर कर लो सब कुछ उसके लिए डिफरेंट है और उसके साथ अभी कुछ गलत हुआ है। तो अगर स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि नहीं बन पा रही है बात, तो कोर्ट करेगा उस बच्चे के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन जारी कर देगा। कमीशन की बात हम लोगों ने बच्चे सेक्शन 284 के अंदर पढ़ी थी, सीआरपीसी में, सीपीसी में भी कमीशन को हमने डिस्कस किया। कमीशन मतलब होता है एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जाएगा उस बच्चे के पास और उसके एविडेंस को रिकॉर्ड करके लेके आएगा, मतलब उसका घर पर ही होगा, कभी कंफर्टेबल होगा वहां पे उसका एविडेंस हो जाएगा। पर बच्चे ये रूल नहीं है, ऐसा तभी होगा जब स्पेशल कोर्ट को लगेगा कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, कार्रवाई सही से नहीं हो पा रही, तभी होगा। नॉर्मली तो कोशिश यही करनी है कि कोर्ट में ही हो जाए, जिससे जो हमारे एक्यूज का राइट है टू बी प्रेजेंट वो हिंडर ना हो। पर अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है फॉर व्हाटएवर रीजन, तो कमीशन के जरिए भी उस चीज को किया जा सकता है, कमीशन इशू करके भी उस चीज को किया जा सकता है। तो प्राइमरीली हमको क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, पेरेंट्स या किसी भी अन्य व्यक्ति की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और जरूरत पड़ने पर कमीशन जारी करके भी एविडेंसेस वगैरह रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो सबसे लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 38, वो बात करता है इंटरप्रेटर की और किसी भी एक्सपर्ट व्यक्ति की जिनकी सहायता ली जा सकती है एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। और ये बात हमने पढ़ी थी स्टेटमेंट के संबंध में, याद करो कि भाई इन्फॉर्मेशन दे रहा है बच्चा, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है, वो भाषा की दिक्कत हो रही है या फिर बच्चा मेंटली सही नहीं है, फिजिकली सही नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे? हम लोग इंटरप्रेटर्स का, स्पेशल एजुकेटर्स का सहारा ले रहे थे। और वो किसके लिए था? इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। उस पर्टिकुलर इनिशियल फेज था, कंप्लेंट फाइल हो रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन थी। अब एविडेंसेस की स्टेज है, एविडेंसेस की स्टेज में भी ये पॉसिबल है। और अब इस चीज को करने का फैसला किसके पास होता है? कोर्ट के पास होता है। वहां पे मजिस्ट्रेट साहब थे, पुलिस वाले थे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी जरूरी लगे हमारे स्पेशल कोर्ट को, वो किसी भी ट्रांसलेटर की, किसी भी इंटरप्रेटर की, जिसके भी पास एक्सपर्टीज है, उनकी सहायता ले सकता है, उनकी सर्विसेज ले सकता है और उनको फी वगैरह पे की जाएगी बच्चे के एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे बच्चे के साथ कोर्ट का लैंग्वेज बैरियर आ रहा है या फिर बच्चे की बातों को समझने में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, ट्रांसलेटर को बुला सकते हो, इंटरप्रेटर को बुला सकते हो। या फिर वो जो बच्चा है मेंटली या फिजिकली डिसेबल है या हो गया है अपराध की वजह से, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो कोर्ट है किसी स्पेशल एजुकेटर की सहायता ले सकता है। जो स्पेशल एजुकेटर क्या करेगा? उस बच्चे को कंफर्टेबल सिचुएशन में लेके आएगा,
उसकी बातों को कोर्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। तो ये बड़े ही बच्चे ज़िम्मेदारी के काम होते हैं। ट्रांसलेटर का बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। ये हमारे स्पेशल एजुकेटर का, इंटरप्रेटर का, ये बहुत ही मतलब इनके लिए एक हाइली क्वालिफाइड बनना चाहिए, जो वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जहाँ पे बच्चे की बात एक सही तरीके से हमारे कोर्ट ऑफ लॉ तक पहुँच सके। ठीक है? चल, इसी के साथ बच्चे हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, वो भी खत्म होता है और हमारे इस सेशन का टाइम भी खत्म होता है। तो आज हम लोग यार टारगेट टारगेट अपना पूरा नहीं कर पाए। हम लोगों ने एक चैप्टर हमारा रह गया, जो लास्ट चैप्टर है, जो हमारा सामने दिख रहा है, चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। पर मैं समझ पा रहा हूँ कि आज मैंने आपको एक साथ 3 क्लासेस कंडक्ट करी हैं बैक टू बैक, वो भी पॉक्सो की, और हमने बहुत लंबा एजेंडा आज कवर किया। सेक्शन 19 से हम लोगों ने शुरू किया था और अभी तक देखते-देखते हम लोग सेक्शन 38 तक पहुँच गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों को ब्रेक लेना चाहिए आज के लिए, क्योंकि अब एक क्लास का सब्जेक्ट मैटर बचा है। एक क्लास में ये जो हमारा चैप्टर 9 है वो पूरा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस एक क्लास को आज नहीं कल कंडक्ट करेंगे और कल सबसे पहले इसको कवर करेंगे पॉक्सो को। फिर जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो केसेस रह गए हैं, उन केसेस को कवर करेंगे, और जो हमारा सैटरडे होगा, सैटरडे को हम लोग पॉक्सो से जुड़े हुए केसेस को कवर कर लेंगे। जिससे क्या होगा, पार्टनरशिप भी खत्म और पॉक्सो भी खत्म। ठीक है? तो अब कल मुलाकात होगी आप लोगों से। टाइमिंग वगैरह मैं आपको शेयर कर दूँगा कि कितने बजे हम लोग सेशन होल्ड करने वाले हैं पॉक्सो वाला। तो कल मुलाकात होगी और कल हमारा ये जो चैप्टर 9 है इसको फिनिश ऑफ करके पॉक्सो को फिनिश ऑफ करेंगे। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है आप लोगों का। अभी तक ये मान के चलो प्रैक्टिकली हमारा पॉक्सो खत्म हो ही गया है, क्योंकि चैप्टर 9 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और उसमें जो सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप अपने लिए ये मान के चलो खत्म हो गया पॉक्सो। तो सेक्शन 1 से लेके अभी तक का जो हमारा डिस्कशन रहा है अप टिल सेक्शन 38, उसको बच्चे आज रिवाइज कर लेना 2 बार। वही जैसा मैंने आपको कल बताया था ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए, धीरे-धीरे स्टैट्यूट से ही एक एकांत में बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ, जहाँ पे कोई आए जाए नहीं, कोई शोर ना हो। दीवार की तरफ मुँह करके बैठ जाओ, स्टैट्यूट को लेकर, और कोई किताब मत रखो, कोई नोट्स मत रखो, कुछ मत रखो, और स्टैट्यूट को रीड आउट करो धीरे-धीरे, हल्का-हल्का, इतनी आवाज़ में कि कान तक जाए। ठीक है? 2 सिटिंग में, 3 सिटिंग में, जितनी भी बार करना है कर लो, 2 बार रिवाइज। पक्का हो जाएगा 100%, क्योंकि अभी पढ़ा है, अभी समझा है, अभी रिवाइज कर लोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है? बाकी जो बचा कुछ है कल आपका मैं खत्म करा दूँगा। ठीक है? चल, थैंक यू सो मच बच्चे मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका जो भी फीडबैक है, अगर कुछ भी कहना चाहते हो और कहा करो यार, थोड़ा बहुत वार्तालाप भी बनी रहनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हो और मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट बन जाओगे, वहाँ पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और अगर किसी भी वजह से वो डायरेक्टली लिंक से आप नहीं पहुँच पा रहे हो वहाँ तक, तो लिंक को कॉपी करना, टेलीग्राम ऐप को खोलना, सर्च बॉक्स में उसको टाइप करना, जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा वही हमारा ग्रुप है। उसको चैनल पहले आप चैनल को जॉइन करोगे, चैनल के थ्रू जो डिस्कशन वाला ग्रुप है वो उसके पार्ट बन जाओगे, और जो भी चीज़ें हैं हम उसके थ्रू वार्तालाप कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है क्लासेस वगैरह के बारे में वो सब कुछ उसी ग्रुप पे आता है। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।